हेलो, दिस इज जूही शुक्ला। कैसे हैं आप लोग? रिसर्च की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग मुझसे पूछते हैं, मुझे अच्छा लगता है। जो भी रेलेवेंट क्वेश्चन होता है मैं पूरी कोशिश करती हूँ मैं उसका आंसर दे पाऊँ। जिसका आंसर नहीं दे पाती हूँ शॉर्ट्स के माध्यम से या फिर मैं रिप्लाई के माध्यम से पूरी कोशिश करती हूँ उसका आंसर दे सकूँ। ये क्वेश्चन मेरे से बहुत टाइम से पूछा जा रहा है। ऑल्दो मैंने इसके ऊपर वीडियोज़ बना रखी हैं कि रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, सिनॉप्सिस क्या होता है, लेकिन आप लोग कंटिन्यूसली इस क्वेश्चन को मुझसे बार बार पूछ रहे हो, तो इसलिए मैं इसके ऊपर आज बात करने वाली हूँ और आप लोग को समझाने की पूरी कोशिश करूँगी कि रिसर्च प्रपोजल और सिनॉप्सिस में क्या फ़र्क है और ये क्या होता है। तो हेलो, दिस इज जूही शुक्ला। कैसे हैं आप लोग? रिसर्च की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं हायर एजुकेशन के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, प्लस आपके रेलेवेंट क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आप हायर एजुकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं ताकि जो भी पीडीएफ्स वगैरह हो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं, आप लोग जो बहुत सारा क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिनॉप्सिस एंड रिसर्च प्रपोजल, या फिर कोई डिफरेंस होता भी है या नहीं होता है, क्या होता है रिसर्च प्रपोजल और क्या होता है सिनॉप्सिस। तो इसके बारे में आपको आज सारी चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे रिसर्च प्रपोजल की। तो रिसर्च प्रपोजल क्या होता है? जब भी आप पीएचडी के लिए, यानी कि इस चैनल पे मैं जब हायर एजुकेशन की बात करती हूँ तो यहाँ पे पीएचडी की ही बात होगी। तो जब भी आप पीएचडी के लिए अप्लाई करने जाते हो तो आपको एक रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है। अभी आपको कोई नॉलेज नहीं है कि रिसर्च प्रपोजल क्या होता है या फिर कोई भी चीज़ क्या होती है, तो आपको जस्ट वहाँ पे यूनिवर्सिटी से आपके पास आता है कि आपको एक रिसर्च प्रपोजल बनाना है अपने इंटरव्यू में प्रेजेंट करने के लिए। याद रखिएगा, जो रिसर्च प्रपोजल होता है आपको एडमिशन के टाइम पे नहीं बना, यानी कि जो भी एंट्रेंस एग्जाम आप देते हो उसके टाइम पे नहीं बनाना होता है। आपको इंटरव्यू के लिए, अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो गया उसके बाद आप इंटरव्यू दोगे तो उस टाइम पे आपके पास मेल आएगा कि आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना है। किस फॉर्म में बनाना है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से आ जाता है, या फिर उसके ब्राउजर में या फिर नोटिफिकेशन में आता है कि आपको पीपीटी में बनाना है या फिर आपको किस तरीके से बनाना है वो बता देते हैं। लेकिन जो अगर नहीं भी बताते हैं और आपके पास सिर्फ रिसर्च प्रपोजल बनाने को आता है तो आपका मेन किस तरह से बनाना है मैं वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको जब भी आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आपको इंटरव्यू देने के लिए आपको रिसर्च प्रपोजल दिखाना होता है, क्योंकि जब भी इंटरव्यू होता है आपका तो वहाँ पे आपका रिसर्च प्रपोजल मांगा जाता है। रिसर्च प्रपोजल का मतलब ये होता है कि आपकी तरफ से क्या, आप क्या लेके आए हो, आप क्या करना चाहते हो रिसर्च में, क्योंकि आप जानते हो पीएचडी में रिसर्च की जाती है। तो आप अपनी तरफ से स्टूडेंट क्या करना चाहता है, गाइड या फिर जो भी प्रोफेसर या पैनल मेंबर या जो भी आप कह सकते हो, वो लोग ये पूछना चाहते हैं कि आप कुछ तैयार करके लाए हो रिसर्च के लिए या फिर आप कुछ सोच चुके हो या नहीं सोचा है, उसके बारे में वो स्टूडेंट को जज कर सके। इसलिए आपसे रिसर्च प्रपोजल बनवाया जाता है कि स्टूडेंट जस्ट फ्रेश ऐसे ही उसे कुछ नॉलेज नहीं है या फिर उसके दिमाग में कुछ चल रहा है कि वो इस टॉपिक पे काम करना चाहता है या फिर दूसरे टॉपिक पे काम करना चाहता है, वो क्या सोचता है इसके बारे में, इसलिए उससे रिसर्च प्रपोजल बनवाया जाता है कि आप रिसर्च प्रपोजल बना के ले आइए। ये 2 से 3 पेज तक का आप बना सकते हो, 250 वर्ड्स का, 500 वर्ड्स का, 1000 वर्ड्स का। वो मेंशन होता है आपको किस तरह से यूनिवर्सिटी में, जो भी जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हो वो यूनिवर्सिटी मेंशन करती है कि आपको कितने पेज का या फिर कितने नंबर ऑफ वर्ड्स का बना के लाना है रिसर्च प्रपोजल। जब आप अपना रिसर्च प्रपोजल बना लेते हो उसके बाद आप प्रेजेंट करते हो तो वहाँ पे आपको चेक किया जाता है कि आपने रिसर्च प्रपोजल में क्या होता है, आपको वहाँ पे लेके जाना है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्या ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो उसमें क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है या फिर ये यहाँ पे कराया जा सकता है या नहीं। ये आपको एक तरह से, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, इस तरह से आपको बना के ले जाना होता है कि मैं इस पे काम करना चाहता हूँ, क्या आप लोग मुझे इस पे काम करा सकते हैं या फिर मैं कर सकता हूँ किसी तरह से। तो आपको एक रिसर्च प्रपोजल तैयार करना होता है। अब हम बात करते हैं सिनॉप्सिस की, कि सिनॉप्सिस क्या होता है और सिनॉप्सिस कब बनाई जाती है। तो जब भी आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाता है, आपका कोर्स वर्क कंप्लीट हो जाता है, लगभग कंप्लीट हो जाता है, तो आपकी एक आरडीसी की मीटिंग होती है जिसमें डिस्कस किया जाता है कि जो आगे आप पीएचडी करने वाले हो उसमें आप क्या करोगे। जो सिनॉप्सिस होती है उसमें क्लियर फॉर्म होता है कि आपको अब यही करना है। एक बार अगर आपने सिनॉप्सिस सबमिट कर दी उसके बाद आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो। वहाँ पे आपने अपना रिसर्च रिव्यू किया है, आपने अपने गाइड की हेल्प ली है, अपने सुपरवाइजर की हेल्प ली है, उनकी हेल्प से आप अपना सिनॉप्सिस बनाते हो, तो उसके बाद आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन जो रिसर्च प्रपोजल होता है वो जस्ट आपने अपना फॉर्मल तरीके से बनाया है, उसको कभी भी कोई भी चेंज कर सकता है, आप खुद भी चेंज कर सकते हो, गाइड भी चेंज कर सकता है। और बिल्कुल भी वो ये नहीं होता है कि आपने जो बनाया है आपको उसी पे अपनी रिसर्च करनी होगी, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। आप जस्ट उसे एग्जाम्पल के तौर पे बना के ले जाते हो कि मैंने ये चीज़ तैयार की है,
तो क्या मैं इस पे काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो सिनॉप्सिस होती है वो एक क्लियर फॉर्म होती है कि आपको अब उस पर ही काम करना है। अगर आपने सिनॉप्सिस बनाई है, सिनॉप्सिस में कोई परेशानी है, तो जो भी पैनल मेंबर है, जो भी जहाँ पे आपका आईडीसी चल रही है, आपके रिसर्च मीटिंग होगी, वो लोग वहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं। आपने जो भी बनाया है अपनी गाइड की हेल्प से, अपने सुपरवाइजर की हेल्प से, वहाँ पे मॉडिफिकेशन होता है कि आपको ये काम करना है। लेकिन जब आपका एक बार सिनॉप्सिस अप्रूव्ड हो जाता है, उसके बाद आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो। तो सिनॉप्सिस बनाते टाइम आपको बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि आपको अपना 3 साल आगे का 3 साल 4 साल पूरा उस पर देना होता है और उसे काम करना होता है। तो इसे सिनॉप्सिस कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि सिनॉप्सिस क्या है और रिसर्च प्रपोजल क्या है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, सिनॉप्सिस जो है आपकी 5 से लेके 10 से लेके 15 पेज तक हो सकती है। वो पूरा डिपेंड करता है आपकी गाइड पे, उन्होंने कैसा बनवाया है, आप क्या काम करने वाले हो। पीएचडी में आपको जो सारा आपका काम है उसका निचोड़ एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि सिनॉप्सिस ही होता है। जो सिनॉप्सिस में आप लिख के दोगे कि इंट्रोडक्शन, मैथोलॉजी या ऑब्जेक्टिव्स या फिर कंक्लूजन, रिजल्ट, सारी चीज़ें आप बना के देते हो कि हम अपनी पूरी पीएचडी में ये काम करेंगे, इस तरीके से करेंगे, इस मैथोलॉजी से करेंगे। उसके बाद अपनी आरडीसी को यानी कि रिसर्च कमेटी को सबमिट करते हो कि हम ये काम करने वाले हैं और इस काम को हम आगे करने वाले हैं अपनी पीएचडी में, और उसी के ऊपर आपकी थीसिस भी लिखी जाएगी और उसी के ऊपर आपकी पीएचडी भी होती है। लेकिन जो आपका रिसर्च प्रपोजल होता है जस्ट अ एग्जाम्पल होता है। रिसर्च प्रपोजल की कोई इतनी वैल्यू नहीं होती है। रिसर्च प्रपोजल और सिनॉप्सिस दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि इन दोनों, ये ऐसा अगर आप सोचते हो कि आपने जो रिसर्च प्रपोजल बनाया है, हाँ ये बिल्कुल मैं कह सकती हूँ कि आपने जो रिसर्च प्रपोजल बनाया है, अगर आपका बहुत अच्छा प्रपोजल है, आपने बहुत अच्छी चीज़ें की हैं, तो उसको लेके आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन ये मैंडेटरी बिल्कुल नहीं होता है कि आपको इसी पे काम करना है और आप इसे बदल नहीं सकते हो। तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। अगर आप रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं तो आप बिल्कुल ही फ्री होकर रिसर्च प्रपोजल बनाइए, क्योंकि वो पूरा डिपेंड करता है गाइड के ऊपर, सुपरवाइजर के ऊपर कि उस पर काम करना है या नहीं करना है, वो कितना सही है कितना नहीं सही है। लेकिन एक बार जब आप सिनॉप्सिस बनाते हो, वो अपनी गाइड की हेल्प से बनाते हो, अपने सुपरवाइजर की हेल्प से बनाते हो, तो उस वहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है, लेकिन वो काम आपका पूरे पीएचडी में आपको करना होता है। तो सिनॉप्सिस आपको समझ में आ गया होगा कि सिनॉप्सिस और रिसर्च प्रपोजल क्या है और दोनों में कितना डिफरेंस है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसका शॉर्ट्स के माध्यम से या फिर रिप्लाई के माध्यम से उसका आंसर दे सकूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।